जावेद मां को पीएमसीएच पटना में दिखाकर वापस दिल्ली लौट आया था। राय साहब भी तीखे खट्टे अनुभव लेकर घर से वापस आ गए थे। 2-2.5 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। रोज बतरा पर रिजल्ट आने की अफवाहें उड़ती। एक दिन परिणाम आ ही गया। मनोहर लगातार राय साहब को फ़ोन किए जा रहा था। उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। संतोष को फ़ोन लगाया, पता चला उसका पीटी नहीं हुआ। मनोहर अपना खुद का तो रिजल्ट देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। खुद को लेकर आश्वस्त था कि कोई अनहोनी नहीं होनी है। फेल ही हुआ होगा इस बार भी। गुरु विमलेंदु सबसे बात हो गई। इनका पीटी होना अपेक्षित ही था। इस बार मयूराक्षी ने भी बाजी मार दी थी पीटी में। मनोहर के कहने पर सभी राय साहब का फ़ोन ट्राई करने लगे। लगभग 50 से अधिक कॉल की जा चुकी थी, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मनोहर का दिल घबराने लगा। संतोष भी वहां आ पहुंचा। तुरंत गुरु को बुलाया और राय साहब के कमरे पर जाने के लिए सब निकल गए। मनोहर ने कहा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना गुरु भाई? घर पर भी बहुत बेइज्जत होकर आए थे, परेशान थे। चुप करो, चलो पहले देखते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, गुरु ने सहम कर कहा। पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर बता दिया जाए क्या कि फ़ोन नहीं उठ रहा है? संतोष ने कहा। अरे नहीं भाई, पहले चलकर हालात तो जाने, हो सकता है फ़ोन गिर गया हो, गुरु ने कहा। फ़ोन गिरता तो कोई उठाकर ऑफ कर देता, इतना रिंग हो रहा है, पर ऑफ भी तो नहीं हो रहा है, मनोहर ने कहा। राय साहब ऐसा तो नहीं करेंगे, उन्हें लड़ना चाहिए था परिस्थितियों से। आईएएस ही सब कुछ थोड़े था, संतोष ने संदेह को लगभग सत्य पुष्ट करते हुए कहा। होनी अनहोनी की बातें करते तीनों दौड़ते हुए राय साहब के फ्लैट पहुंच चुके थे। सीढ़ियों पर चढ़ते तीनों के पांव कांप रहे थे। ऊपर पहुंचे तो दरवाज़ा सटा हुआ था। अब तीनों में किसी की हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी कि दरवाज़ा कौन खोले। बड़ी दिलेरी और डर के साथ ज्यों ही गुरु ने दरवाज़ा खोला, देखा एफएम पर एक निर्गुण गाना बज रहा था। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। राय साहब नीचे चटाई पर आंख मूंदे नंग धड़ंग केवल एक आसमानी रंग का जांघिया पहने लेटे हुए थे। गुरु ने आगे बढ़ जांघिया पर तौलिया रखा और मनोहर दौड़कर उनसे लिपट गया और रोने लगा। वह अभी तक कन्फर्म नहीं था कि राय साहब जिंदा ही हैं। राय साहब एकदम से अचकचा कर उठे और डर से गए। फिर तीनों को देखा। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वे सोए हों और कोई उनसे लिपट कर रोने लगे। वे भी यह दृश्य देख मनोहर से लिपट रोने लगे। उन्हें पता नहीं चला था कि मनोहर रो क्यों रहा है, पर मनोहर समझ गया कि राय साहब का पीटी नहीं हुआ है। राय साहब पहली बार एक साथ 3 बियर की बोतल गटक कर सो गए थे, इसलिए उनको अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। संतोष किचन से नींबू लाया, उनको चटाया गया। थोड़ी देर बाद उनको पूरी तरह होश आया। गुरु भाई, हम बर्बाद हो गए। ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, हमारा नहीं हुआ पीटी, सब खत्म। अब पीसीएस का सहारा है, पढ़ाई का तरीका बदलना होगा, राय साहब ने आंसू बहाते हुए कहा। गुरु ने मुंह पोंछने के लिए गमछा दिया। आप पढ़ाई का तरीका बाद में बदलना, पहले ही जांघिया बदलिए, साला यूपीएससी के सिलेबस से ज़्यादा पुराना हो गया है, गुरु ने कहा। गुरु के यह कहते माहौल हंसने हंसाने वाला हो गया। उस दिन सब अपने कमरे पर लौट आए। दिन भर तो राय साहब के चक्कर में निकल गया था। रात संतोष जब कमरे पर अकेला था, तब उसे महसूस हुआ कि वह पीटी फेल हो चुका है। उसे रह रहकर राय साहब के कहे ये शब्द याद आ रहे थे। ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, सब खत्म, हमारा नहीं हुआ पीटी। सोचकर थर्रा गया संतोष। घर में उम्मीदों का डैम बांध कर आया था वह, टूट गया तो सब डूब जाएगा। यहाँ राय साहब जैसे धुरंधर चूक गए, कैसे करेगा इतना सब वो? संतोष बालकनी में आया, कुछ देर टहला, फिर अंदर चला गया। सोचने लगा, एक दिन हमारा भी अटेम्प्ट ख़त्म ना हो जाए। इतना सोचा था कि फूट फूट कर रोने लगा। घंटों रोता रहा। सुबह सबसे पहले पिता को फ़ोन लगाया। विनायक बाबू अभी स्नान के लिए जा रहे थे। बेटे की कॉल आते देख बाल्टी रख फ़ोन उठाया। हेलो बेटा, बोलो कैसे हो? हेलो हेलो संतोष, विनायक बाबू बोले जा रहे थे। लगभग 30 सेकंड तक चुप रहने के बाद उधर से जवाब आया। पापा, वो रिजल्ट आ गया पीटी का, हमारा नहीं हुआ इस बार, बोलकर संतोष फूट फूट कर रोने लगा। अरे तो इसमें रोने का क्या है, अगली बार हो जाएगा। बेटा रो मत, फिर से पढ़ो मेहनत से, ज़रूर होगा,
विनायक बाबू ने पहले तो बेटे के इस तरह रोने से असहज होने के बाद ढांढस बताते हुए विनायक बाबू को फ़ोन कर बात करते देख पत्नी कमला देवी दौड़कर आई और उनके हाथों से फ़ोन लिया। बेटा, चिंता नहीं करना है, भगवान परीक्षा लेते हैं, अगला साल तो होबे करेगा। तुम वहीं रहो, मेहनत से पढ़ो, तनिको मत सोचो कि ई बार क्या हुआ। अरे एक बार में कौन बना है कलेक्टर, थोड़ा समय लगबे करता है। रोना मत बेटा, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। कमला देवी की आंखों से भी पानी झरझर गिरने लगा। फिर विनायक बाबू ने फ़ोन लेकर संतोष को समझाकर फ़ोन रखा और पत्नी की ओर देख वहीं कुर्सी पर खुद भी चुपचाप बैठ गए। उस दिन दोपहर में संतोष एक बार फिर से गुरु के कमरे पर पहुंचा। हमारे जैसे लड़का का क्या होगा गुरु भाई, एकदम चूतिया बन गए हैं, संतोष ने पहुंचते ही कहा। परेशान क्यों हो इतना, अभी पहला चांस था, पहले चांस में विमलेंदु का भी नहीं हुआ था, अब की देखो अंतिम चांस में मयूराक्षी का हो गया पीटी, इतना अकबका काहे गए हो, गुरु ने एक औपचारिक सांत्वना देते हुए कहा। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों से ज़्यादा भयंकर आशावादी मानो संसार में और कहीं मिलना मुश्किल था। उसमें भी मुखर्जी नगर नंबर 1 पर था। बार बार फेल होने पर भी लोग एक दूसरे को लगातार सांत्वना देकर यहाँ रहने लायक बना ही लेते थे। यहाँ किसी को उम्मीद बंधाने या मोटिवेट करने के लिए किसी महापुरुष की जीवनी या कोई अमृत वचन सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मुखर्जी नगर के खुद के इतिहास में ऐसे लोगों के किस्से पड़े रहते थे जिनको सुन अभ्यर्थी पुनः लड़ने के उत्साह से भर जाता था। बताइए गुरु भाई, हम साला क्या किए यहाँ साल भर, अपना विषय छोड़ मोहिनी का विषय पकड़ लिए, कोचिंग साला चरवाहा विद्यालय में ले लिए, संतोष बड़बड़ाया जा रहा था। गुरु इसकी बातों को सुन बस मुस्कुरा रहा था। गुरु जानता था कि संतोष ने शुरू में ही रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चुन लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़कर आए थे इतिहास और यहाँ आकर ले लिए लोक प्रशासन, परीक्षा उसी से दिए, ये गलती कौन भुगतेगा, गुरु ने कड़ी आवाज़ में कहा। गुरु भाई पैर पकड़ते हैं, एक बार हेल्प कर दीजिए, हमारी पढ़ाई पटरी पर ला दीजिए, हमारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ ना कर पाए जल्दी तो। चलो पहले विषय बदलो, अपने पढ़े विषय ही रखो, और मैं तुम्हें इतिहास के लिए श्यामल सर के पास भेज रहा हूँ, हिंदी के लिए हर्षवर्धन सर, चुपचाप जाके यहाँ एडमिशन ले लो, गुरु ने कहा। गुरु भाई आप फिर से 2 कोचिंग का पैसा कहाँ से लाएंगे हम, मेरे बाप हम करेंगे ना जुगाड़, सब पैसे के लिए ही भूखा नहीं है, ऐसे भी टीचर हैं जो विद्यार्थी को विद्यार्थी समझ के पढ़ाते हैं, पैसा भजाने का चेक समझ कर नहीं, गुरु ने दिलासा देते हुए कहा। संतोष गुरु से लिपट गया था, वह एकदम असहाय फील कर रहा था। वह अचानक रिजल्ट के बाद पागल सा हो गया था। संतोष सुबह उठकर गुरु के जगने से पहले ही उसके कमरे पर डेरा डाल बैठ गया। तैयार हो गुरु उसे लेकर बत्रा पहुंचा। गुरु ने श्यामल सर को फ़ोन लगाया। प्रणाम सर, सर एक एडमिशन के लिए मिलना चाहता था। अपना ही मित्र है, गुरु ने फ़ोन पर कहा, सीधे क्लास में भेज दो, इसके अलावा कोई बात हो तो आओ, भला एडमिशन के लिए भी क्या मिलना है गुरु, इतने दिन हो गए, कहाँ हो तुम, श्यामल बाबू ने कहा। वहाँ से सीधे दोनों श्यामल सर के कोचिंग गए। श्यामल किशोर सिंह इतिहास के शिक्षक थे। वह मुखर्जी नगर के बाजार के लिए अनफिट पर विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फिट आने वाले शिक्षक थे। उनसे मिलकर संतोष को गांव के मास्टर साहब याद आ गए, जो महीनों पढ़ाते थे और शायद ही कभी किसी विद्यार्थी को पता चलने दिया हो कि ट्यूशन पढ़ाने की फीस भी लगती है। श्यामल सर के लिए पैसा और जुनून 2 अलग चीज़ें थीं। उन्हें पढ़ाने का जुनून था। गुरु ने श्यामल सर से संतोष की सारी बातें बताईं और सर ने सीधे क्लास करने की स्वीकृति दे दी। तय हुआ कि फीस पर कोई बात नहीं होगी, संतोष जितना जमा कर पाएगा उतना ही दे। संतोष श्यामल सर के पांव पर गिरने को हुआ कि श्यामल सर ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, अब की बार नहीं चूकने दूंगा, मेरे साथ साथ मेहनत करना है बस, ठीक है ना। फिर गुरु ने हिंदी साहित्य के लिए हर्षवर्धन चौहान सर से बात की। गुरु उनका शिष्य रहा था। संतोष की आप बीती सुनाकर उनसे अनुरोध कर वहाँ भी फीस की रकम आधी करवा दी। हर्षवर्धन सर अपने खुले विचारों और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संतोष से कहा, भाई हमारे यहाँ और भी विषय पढ़ाए जाते हैं और रिसेप्शन पर एक स्मार्ट लड़की भी बैठती है। अब इस बार भी उसकी बातें सुन विषय मत बदल देना, नहीं तो आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फीस भी पूरी ले लूँगा तब। सुनते ही गुरु और संतोष ठहाका लगाकर हंसे।
दोनों जगह बात हो जाने के बाद संतोष काफ़ी हद तक तनाव से निकल गया था। साल भर यहाँ रहते हुए भी उसने इन शिक्षकों के बारे में इतना कुछ नहीं जाना था। असल में वे शिक्षक प्रचार प्रसार और पोस्टरों से दूर थे और इन चमकीले भड़कीले पोस्टरों के बीच श्यामल किशोर या हर्षवर्धन चौहान जैसे शिक्षकों की वजह से ही मुखर्जी नगर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। ऐसे शिक्षकों की वजह से ही मुखर्जी नगर हर साल आईएएस के लिए परिणाम देने में अव्वल रहा था। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी सब मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जान से भिड़े हुए थे। इस दौरान कभी कभार गुरु और मयूराक्षी के बीच फ़ोन पर बात और किसी टॉपिक पर चर्चा को लेकर मुलाकात भी हो जा रही थी। जल्दी ही मुख्य परीक्षा का समापन भी हो गया। गुरु और विमलेंदु अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट थे। मयूराक्षी को लग रहा था कुछ कमी रह गई है, पर अब परीक्षा हो चुकी थी, अब परिणाम का इंतज़ार था। संतोष अपनी नई कोचिंग में पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया था। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाह रहा था। संतोष अक्सर गुरु के पास बैठ पढ़ाई पर परिचर्चा कर लेता था। साल भर के बाद उसे भी गुरु के साथ रहने का सही मतलब समझ में आया था। उस दिन संतोष गुरु के साथ बैठा तैयारी पर ही बात कर रहा था। सिलेबस बहुत बड़ा है ना गुरु भाई, इस पूरे परीक्षा का? संतोष ने यूं ही कहा। हाँ, पर तुम जितना सोच रहे हो सिलेबस उससे भी बड़ा है मेरे दोस्त, गुरु ने कहा। मतलब? समझा नहीं, संतोष ने कहा। इस सूर्य की रोशनी में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तुम्हें इसका अध्ययन करना है तो हर वक्त आँख और कान खुले रखो, बस समझो हो गई तैयारी, गुरु ने दार्शनिक अंदाज में कहा। मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आ गया था। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हो चुके थे। मयूराक्षी ने पहला फ़ोन गुरु को लगाया। अरे गुरुदेव मेरे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सुनो, मैं मिठाई लेकर पार्क आ रही हूँ, तुम जल्दी पहुँचो, कहकर मयूराक्षी ने फ़ोन काट दिया। महीना भर गुजरा था, आखिर अंतिम परिणाम का दिन आ ही गया। मुखर्जी नगर में दिवाली और मातम एक साथ आता था इस दिन। जिसकी लॉटरी लग गई तो समझिए जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति जैसा महसूस होता था। विमलेंदु ने तो इतिहास रच दिया था। पूरे भारत में 42वीं रैंक आई थी उसकी। गुरु को अपना परिणाम पता चल गया था। गुरु परिणाम सूची से बाहर था, पर यह जानकर भी पता नहीं उसका मन क्यों नहीं माना। वह साइबर कैफ़े में गया और परिणाम की सूची को ध्यान से देखता गया। गुरु खुशी से उछल पड़ा। रैंक 21 के आगे लिखा था मयूराक्षी। रिजल्ट की खबर जान बाबूजी लगातार फ़ोन कर रहे थे। गुरु ने पहले ही की तरह फ़ोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। बाबूजी, मेरा संघर्ष जारी है, बाबूजी को भेज दिया। दशरथ बाबू के लिए एक मैसेज काफ़ी था। उनके हर सवालों का ऐसे ही किसी एक मैसेज से जवाब देता था गुरु। पूरी दुनिया के आगे शब्दों से परमाणु बम पटक देने वाला गुरु बरसों से अपने पिता के आगे चुप था। बोलकर भला क्या साबित कर सकता था? उसे कुछ करके साबित करना था। रास्ते में कोचिंग लेकर वापस आता संतोष मिल गया। आपका रिजल्ट का क्या हुआ गुरु भाई? संतोष ने देखते पूछा। वही जो देवदास का पारो के घर हुआ था, एकदम दरवाजे पर जाके दम तोड़ दिए हम भी। हाँ हाँ, साला यूपीएससी, कहकर गुरु खूब हंसा। सॉरी गुरु भाई, संतोष ने अफसोस के साथ कहा। अरे क्या हुआ यार, यहाँ जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो फिर रूम के अंदर। आओ अंदर चलें, कहकर दोनों कमरे पर आ गए।